नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। आप सभी बच्चे एक बार अपना हालचाल बता दीजिएगा, जिससे हम अपनी क्लास को अच्छे से कर पाएँ कि भाई हाँ, बच्चे एकदम बढ़िया हैं और क्लास जो है वो शुरू हो जानी चाहिए। तो सभी बच्चे एक बार आ जाएं, क्लास के साथ जुड़ जाएं। सभी को भाई गुड इवनिंग है और सभी बच्चों को नमस्कार है। सभी प्यारे साथी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो कल की क्लास में हमने हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको कंप्लीट कर लिया। लास्ट में मैंने आपको बताया कि किस जीव के अंदर श्वसन अंग क्या होते हैं, ये आपने अच्छे से कल की क्लास में कर लिया था। तो कल की क्लास में हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन था या रेस्पिरेटरी हम लोगों का जो सिस्टम था वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपनी क्लास के एक और नए सिस्टम की तरफ, जिसका नाम है प्यारे साथियों एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे शरीर के अंदर बनने वाली ग्लैंड्स के बारे में, यानी हमारी बॉडी के अंदर बनने वाली ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, तो गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे। सभी बालकों को प्रणाम है, सभी बालकों को हमारा नमस्कार है। तो आ जाओ भी प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि मैम आज का जो हम लोगों का टॉपिक चलेगा वो होगा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग बात कर रहे हैं अंतःस्रावी तंत्र की। तो अंतःस्रावी तंत्र एक और अच्छा सा सिस्टम, जहाँ से प्रश्न आएंगे तो मजा आएगा आपको करने में और आप समझ पाओगे कि कौन सा हार्मोन या कौन सी ग्रंथि क्या काम करती है हमारे शरीर के अंदर। तो आइए भाई शुरुआत करते हैं अपने एक और टॉपिक की। आप लोग बताएंगे मैम 10 तारीख को क्या है। 10 तारीख को क्या है? 10 तारीख को रेलवे विज्ञान बुक आ रही है आपकी। आपको पता होना चाहिए कि रेलवे विज्ञान बुक जो कि 10 तारीख को रिलीज हो रही है, आपको सेल में मिल रही है, वो है। और 10 तारीख को और कुछ खास नहीं है, 10 तारीख को शायद मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी है। तो ये एक खास मौका है कि ये कोइंसिडेंस है, ऐसा पहले से हमने कुछ नहीं सोचा था, बट क्योंकि आपकी हर 10 तारीख को क्या होता है, सेल आती है बुक पर। लेकिन इस बार जो मार्च की 10 तारीख है, तो इस बार भी बुक आपकी जो सेल है वो बुक्स के लिए आने वाली है, जिसमें रेलवे विज्ञान बुक आपको मिलने वाली है। प्लस उस दिन जो मेरी मैरिज एनिवर्सरी है वो भी है। ये एक छोटा सा खास दिन है। तो आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं कि मैम जो अंतःस्रावी तंत्र है एंडोक्राइन सिस्टम, इससे क्या क्या चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम एंडोक्राइन सिस्टम का अध्ययन करते हैं, जब हम लोग स्टडी करते हैं प्यारे बच्चे किसकी, अंतःस्रावी तंत्र की, तो अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप लोग कहते हो एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी होता है अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि जब हम लोग हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं या जब हम लोग हमारी जो ग्रंथियां हैं इनके बारे में पढ़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। अब बच्चे कह रहे हैं कि मैम आपकी शादी हो गई क्या? भैया शादी हो गई तभी तो मैरिज एनिवर्सरी है क्या? मैरिज एनिवर्सरी तभी तो है जब शादी हो गई। ठीक है, तो हाँ जी बिल्कुल, अभी नहीं है, 10 तारीख को है, मंडे में है 10 तारीख को। ठीक है, आ जाओ अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की। तो प्यारे बच्चों, आप जब कभी भी अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन करते हो उसको कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। क्लियर? आगे बात करते हैं कि मैम एंडोक्राइनोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है, अंतःस्रावी तंत्र के फादर किसको कहा जाता है? तो आप लोग बताकर चलते हो थॉमस एडिसन। ठीक है, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन है प्यारे बच्चे, थॉमस एडिसन। ठीक है, इनको कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र के पिता। तो थॉमस एडिसन आप लोगों ने एक और जगह पढ़े, थॉमस एडिसन आप लोगों ने पढ़े हैं फिजिक्स में, थॉमस अल्वा एडिसन, ये अलग है वो अलग है। तो इनको कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र के पिता। कई जगह इनको थॉमसन के नाम से भी जाना जाता है। तो थॉमसन एडिसन या थॉमस एडिसन आपको कोई एक ऑप्शन में दिया हुआ होता है। ठीक है, अब आ जाओ आगे बात करते हैं अगला पॉइंट कि मैम अंतःस्रावी तंत्र में हम लोग पढ़ते क्या हैं, ये कैसा सिस्टम है हमारे शरीर का, इसमें क्या पढ़ाओगी आप? तो इस सिस्टम में हम लोग हमारे शरीर की जो ग्रंथियां हैं
उनके बारे में पढ़ते हैं, और ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। तो अब लिखेंगे, यहाँ आप लोग लिखोगे इस तंत्र में क्या क्या पढ़ते हैं बेटा। इस तंत्र में शरीर की ग्रंथियां, आपके शरीर में जो ग्रंथियां हैं। अब कई बच्चों के लिए तो ये भी एक नया शब्द होगा, ग्रंथियां, अभी बताऊंगी, पहले लिख लो। शरीर की ग्रंथियां तथा उनसे निकलने वाले हार्मोन को पढ़ा जाता है। उनसे निकलने वाले हार्मोन, ठीक है, उनसे निकलने वाले हॉर्मोन्स का अध्ययन किया जाता है। हॉर्मोन्स का अध्ययन करते हैं। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर का वो कौन सा तंत्र है जिसमें हम लोग हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियां होती हैं और उनसे निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, वो कौन सा तंत्र है हमारे शरीर का। तो आप कहते हो, उसी को कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम। यानी आपके शरीर का एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चा, जिसमें हम हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियां हैं और उनसे जो हार्मोन निकल रहे हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब मैम ग्रंथियां क्या है, अभी इंग्लिश में लिख दूं फिर समझाती हूँ। तो आप लोग बताओगे, वी स्टडी अबाउट ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, आप लोग बताते हो, स्टडी किसके बारे में करते हैं, ग्लैंड्स के बारे में और हॉर्मोन्स के बारे में। तो चलिए आइए, अब मैम जी हमें बता ही दीजिए कि यहाँ पर ग्लैंड्स क्या होती हैं और ये हार्मोन क्या होते हैं, है ना। तो आओ अब हम बात करते हैं, क्लियर। चलो, तो अब बच्चे पूछ रहे हैं आपकी जो शादी थी वो कौन से सन में हुई थी। भैया मेरी शादी हुई थी 1795 में अब लगाते रहो हिसाब। 1785 में मेरी शादी हुई थी। ठीक, आ जाओ आगे बात करते हैं। अखिलेश जी, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात करनी है कि मैम हमारे शरीर के अंदर जो हमारी ग्लैंड्स होती है इनके बारे में बताओ कि ये क्या काम करती हैं। ग्लैंड्स, है ना, ग्रंथियां कितनी होती हैं हमारे शरीर में, इनके बारे में बताओ। और फिर आप हमें थोड़ा सा ये भी बताना कि हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन होते हैं ये क्या काम करते हैं। हार्मोन जो होते हैं हमारे शरीर में ये क्या काम करते हैं, है ना। तो आइए बात करते हैं थोड़ी सी ग्रंथियों के बारे में और थोड़ी सी हार्मोन के बारे में। तो ग्रंथियां आपके शरीर में पाई जाने वाली विशेष संरचनाएं हैं आपके शरीर में। मैम इतनी पुरानी हो, बिल्कुल इतने ही पुराने हैं आपके शरीर के अंदर। ठीक है प्यारे बच्चे, आपके शरीर के अंदर कुछ विशेष अंग पाए जाते हैं, विशेष संरचनाएं, उनको कहते हैं ग्रंथियां। तो ग्रंथियां क्या होती हैं, शरीर की विशेष, शरीर में पाए जाने वाले, शरीर में पाए जाने वाले विशेष अंग, विशेष अंग। ठीक है, विशेष अंग जो हार्मोन बनाते हैं, जो हार्मोन व पाचक रस बनाते हैं, पाचक रस बनाते हैं। ठीक है, वो होते हैं प्यारे बच्चे आप लोगों की ग्रंथियां। तो ग्रंथियां क्या है, शरीर में पाए जाने वाले विशेष अंग। जैसे आपका लीवर है, वो एक विशेष अंग है। आपकी अग्नाशय ग्रंथि है, आपने डाइजेस्टिव वाले चैप्टर में पढ़ा था, वो एक विशेष अंग है ना। आप लोगों की पिट्यूटरी ग्लैंड है आपके दिमाग में, आप लोगों के गले में है थायराइड ग्लैंड, ये सब आप लोगों की ग्रंथियां हैं। तो शरीर में पाए जाने वाले विशेष अंग, इनका काम क्या होता है, ये हार्मोन बनाती हैं और पाचक रस बनाती हैं। तो आप लोग बताओगे स्पेशल ऑर्गन, स्पेशल ऑर्गन्स, स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन बॉडी, प्रेजेंट इन बॉडी and they produced hormone। एक तो हार्मोन प्रोडक्शन करेंगे भाई, हॉर्मोन्स, एंड आप बताओगे डाइजेस्टिव जूस। क्लियर। तो हार्मोन और डाइजेस्टिव जूस का प्रोडक्शन करती हैं जो ग्रंथियां होती हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर।
समझ में आई ना बात? अब हम लोग आगे बात करते हैं। जो हम लोगों का अगला पॉइंट है वो क्या है? अगला पॉइंट है हार्मोन। तो भाई हार्मोन्स क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर? जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर हमारी शारीरिक क्रियाओं, हमारी जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं और आपका वृद्धि और विकास करते हैं। अगर आपके शरीर में हार्मोन्स नहीं बनेंगे ना तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी तो आपका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, आपका विकास नहीं हो पाएगा। विकास का मतलब आपका शरीर जो है वो बालक की तरह ही रह जाएगा। एक बालक होता है जैसे छोटा, वैसा ही रह जाएगा। आप एक वयस्क कभी नहीं बन पाओगे। हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन है यही प्रजनन की क्रिया कराते हैं। हार्मोन की बदौलत ही बच्चे का जन्म होता है। हार्मोन की बदौलत ही माता के स्तन ग्रंथियों में दूध बनता है। तो कहने की बात है कि हार्मोन जो है ये आपकी जैविक क्रियाओं को, वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन एक तरीके की प्रोटीन है या एक तरीके के केमिकल। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे हार्मोन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, हार्मोन क्या होते हैं? प्रोटीन। ये प्रश्न आता है कि हमारे शरीर में जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं? तो आप लोग बताएंगे कि हार्मोन प्रोटीन होते हैं बेटा। प्रोटीन है ये एक तरीके की जो हार्मोन है, तो हार्मोन्स आर प्रोटीन। आप लोग बताएंगे हार्मोन्स आर प्रोटीन। अच्छा, कहाँ से निकलते हैं हार्मोन? बताओ फटाफट। हार्मोन कहाँ से बनते हैं? मैंने लिखा ना कि हार्मोन आपकी ये ग्रंथियां ही निकालती हैं। तो आपके शरीर में जो विशेष अंग हैं जिनको ग्रंथियां कहते हो, ये निकालती हैं हार्मोन। ठीक है, अब ये हार्मोन क्या है? ये हार्मोन एक तरीके की प्रोटीन होते हैं। मैम इनका काम क्या होता है हार्मोन्स का? ये फंक्शन क्या करते हैं? इनका काम क्या है? तो ये आपके शरीर में वृद्धि और विकास करते हैं प्यारे बच्चे। इनका काम होता है वृद्धि और विकास करना। तो ये वृद्धि व विकास, वृद्धि व विकास, इनका काम होता है वृद्धि और विकास करना। तो पहला काम तो हो गया, ये आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आप लोगों का वृद्धि और जो विकास है वो हार्मोन के ऊपर ही रहता है। जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन बनेगा उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, हाइट अच्छी होती है ना। विकास का मतलब ये आप यौवन अवस्था में आते हो तो आपके प्रजनन अंगों का विकास होता है, आपके शरीर का विकास होता है। और दूसरा काम क्या होता है इनका? दूसरा काम होता है हार्मोन्स का, ये क्या करते हैं? जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैविक क्रिया, जैविक क्रिया नियंत्रण। तो दूसरा काम हो जाता है इनका जैविक क्रिया नियंत्रण। ठीक है, ये आपकी बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शन, ये आपकी बायोलॉजिकल रिएक्शन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल बायोलॉजिकल रिएक्शन, कंट्रोल्ड बायोलॉजिकल रिएक्शन। ठीक है, एक आपकी बॉडी के अंदर पाचन की क्रिया करने वाला हार्मोन भी है, उसका नाम होता है सीक्रेटिन। आपको पूछ लेगा पेपर में कि हार्मोन तो हमारी वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार है ना, और हमारी जैविक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? जिंदा रहने के लिए जरूरी क्रिया, जैसे प्रजनन कराते हैं हार्मोन ही। महिलाओं में दूध का विकास करेंगे, महिलाओं में महामारी चक्र करेंगे, हमारे दिल के अंदर जो आप लोगों के दिल है उसकी हेल्थ अच्छी करेंगे, आपका लीवर किडनी सबका ध्यान रखते हैं। तो प्यारे बच्चे, आपको एक ऐसा भी हार्मोन है जो पाचन का काम करता है। तो पाचन में इस्तेमाल होने वाला हार्मोन कौन सा है ये पूछ लेगा। तो आइए नोट कर कर लिख लेंगे, आप लोग नोट कर कर लिखेंगे सीक्रेटिन। ठीक है, आप स्पेशल पॉइंट नोट करके लिख लेंगे सीक्रेटिन। ठीक है, सीक्रेटिन इज अ डाइजेस्टिव हार्मोन। तो सीक्रेटिन जो होता है ये एक पाचक हार्मोन है। पाचन का काम कौन करते हैं बताओ जल्दी से सारे बच्चे। मेरा सारे बच्चों से प्यारे बच्चे, रानी मुखर्जी की तरह आवाज है। भैया मेरी आवाज रानी मुखर्जी की तरह नहीं थी, लेकिन ये हो गई है जब से हमने RWA ज्वाइन करा है। ठीक है, तो पहले मेरी आवाज अलग थी, बड़ी सुरीली सी थी, बहुत मीठी सी थी। कोयल सी मेरी बोली थी कभी, लेकिन अब नहीं है। अब प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया कि हमारे शरीर में पाचन का काम कौन करते हैं। तो आपने कहा था कि मैम पाचन का काम तो हमने पढ़े थे एंजाइम करते हैं। जैसे पेट में आपका HCl एंजाइम बनता था, पेनक्रियाज में ट्रिप्सिन, इरप्सिन, लाइपेज। आप पाचन तंत्र पढ़ चुके हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें आपने सारे एंजाइम पढ़े थे, वहां कोई हार्मोन आपने नहीं पढ़ा।
लेकिन एक हार्मोन भी ऐसा है आपके शरीर में जो पाचन करता है। तो आपने कहा कि सीक्रेटिन इज अ डाइजेस्टिव हार्मोन, तो आप लोग पढ़ेंगे कि सीक्रेटिन, सीक्रेटिन एक पाचक, ठीक है, एक पाचक हार्मोन है, ठीक है, एक पाचक हार्मोन है। और मैम ये कहाँ से रिलीज होता है? तो आपकी छोटी आंत, यह छोटी आंत से निकलता है, यह छोटी आंत द्वारा बनता है, ठीक है, ये छोटी आंत द्वारा उत्पन्न होता है, ऐसे लिखना, इसको आपकी छोटी आंत निकालती है। सीक्रेटिन कौन सा कहाँ बनता है? तो आप कहोगे छोटी आंत निकालती है, ठीक है, तो लिखाओगे इट इज प्रोड्यूस, इट इज प्रोड्यूस, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके द्वारा ये रिलीज होता है, छोटी आंत इसको निकालती है, ठीक है। समझ में आ गई भाई बातें? चलो, तो छोटी आंत निकालती है, इसको याद रखना, ये भी एक अच्छा पॉइंट था जो आप लोगों को पढ़ना है। तो अब आपने जान लिया कि हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या हैं, आपने जान लिया हमारे हॉर्मोन्स क्या काम करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ग्रंथियों के बारे में डिटेल में। तो आइए भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे ग्रंथियों के प्रकार। अब आप लोग पढ़ेंगे ग्रंथियों के प्रकार, आपके शरीर में जो ग्रंथियां होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। अब आप लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड को, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लैंड्स के टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे हमारी ग्रंथियों के प्रकार। तो आपके शरीर में जो ग्रंथियां हैं वो 3 तरीके की होती हैं। मेरी जो शादी हुई थी बेटा वो 2018 में हुई थी, लगभग 7 साल अब हो जाएंगे, ठीक है, 2018। अब सुनो ध्यान से चीज़ों को कि हमारी जो ग्रंथियां हैं लगभग ये कितने प्रकार की होती हैं, 3। कौन कौन सी होती हैं? तो आइए बात करते हैं। आपके शरीर में ग्रंथियां 3 तरीके की पाई जाती हैं। आप लोग बताते हो कि मैम एक होती है बाह्य स्रावी ग्रंथि, प्रश्न आता है यहाँ से, बाह्य स्रावी ग्रंथि पहले नंबर पर होती है, बाह्य स्रावी ग्रंथि जिसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी कौन सी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो दूसरी ग्रंथि जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि। और तीसरी होती है जिनको आप लोग कहते हो एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये एंडो हो जाएंगी, एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको आप लोग कहते हो, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और जो तीसरी होती है ये हो जाती है मिश्रित ग्रंथि, ये हो जाती है भाई मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। तीसरी हो जाती है मिश्रित ग्रंथि जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? मिक्स्ड ग्लैंड। तो ये 3 तरीके की ग्रंथियां आपके शरीर में देखने को मिलती हैं। तीनों से प्रश्न आपको आएगा कि बाह्य स्रावी क्या करती हैं, कि अंतःस्रावी क्या करती हैं, ठीक है, अंतःस्रावी क्या कर रही होती हैं, और भैया मिश्रित ग्रंथि क्या करती हैं, प्लस तीनों का एग्जाम्पल। तो जब हम हमारे शरीर की बात करते हैं, हमारे शरीर में 3 तरीके की ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, क्लियर? 3 तरीके की ग्रंथियां होती हैं प्यारे बच्चे। अब आ जाओ बात करते हैं हम लोग, ठीक है। मैम मेरी भी 2018 में हुई थी, तो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, अब यहाँ पर पढ़ते हैं बाह्य स्रावी के बारे में। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगी बाह्य स्रावी ग्रंथियां क्या काम करती हैं। तो आप लोग पढ़ेंगे बाह्य स्रावी के बारे में, बाह्य स्रावी जिसको आप लोग क्या कहते हो? एक्सोक्राइन, याद हो गया होगा अब तो नाम, एक्सोक्राइन ग्लैंड। कितनी बार आज की क्लास में बोल चुकी हूँ। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं इनके बारे में खास बात, सबसे पहला पॉइंट, इनको नलिका ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? नलिका ग्रंथि कहते हैं, इन्हीं को कहा जाता है नलिका ग्रंथि। तो भैया नलिका ग्रंथि किसको कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं। तो आप लोगों ने कहा इनको हम लोग डक्ट ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, डक्ट ग्लैंड। प्रश्न आता है पेपर में कि नलिका ग्रंथि किसको कहते हैं, डक्ट ग्लैंड किसको कहते हैं? इन्हीं को कहा जाता है डक्ट ग्लैंड, ठीक है, नलिका ग्रंथि इन्हीं को कहते हैं। और आप लोग जैसे अभी तक हमारे कितने टॉपिक हो चुके हैं? तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है हमारा परिसंचरण तंत्र, हमने पढ़ लिया है कोशिका को,
हमने पढ़ लिया है कंकाल तंत्र को, हमने पढ़ लिया है श्वसन तंत्र को, पाचन तंत्र को। अब इन सब टॉपिक के, और ये पढ़ रहे हैं हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम, इन सब टॉपिक के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना, मैं आपको उनकी वर्कशीट दूंगी बेटा आने वाले 1-2 दिन में, ठीक है। तो मैं एप्लीकेशन पर आपको अपलोड करवा दूंगी वर्कशीट नाम का एक फोल्डर बनवाकर, उसमें इन चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज आपके पीवाईक्यू बने हैं उनको वर्कशीट के एक फोल्डर बनवाकर उसमें अपलोड करवा दूंगी। तो आप वहां से उन क्वेश्चंस को देख सकते हो कि इस टॉपिक से हमारे कौन कौन से प्रश्न पिछले वर्षों में बने हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? ठीक है, ये 6 नंबर पर है दीदी, समझ नहीं आया बेटा? ये अच्छा, ये 7 नंबर पर है दीदी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 7वें नंबर का ये टॉपिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। अभी तक आपके जो 7 टॉपिक हो चुके हैं, मैं देखकर एक बार एप्लीकेशन में आपकी क्लास, मैं उनसे रिलेटेड जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उनकी एक वर्कशीट का फोल्डर बनवा कर डलवाऊंगी। ठीक है, समझ में? हाँ, ब्लड भी हो चुका है वहां से भी, तो वहां से आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। ठीक है, और क्विज तो आपको कल मिलेगी सैटरडे में, क्विज आपको लगानी है, ठीक है, अच्छे से सोच समझ कर। चलो आओ आओ आगे बात करते हैं कि मैम ये जो आप लोगों की बाह्य स्रावी ग्रंथि है इसी को नलिका ग्रंथि कहते हैं। मैम नलिका का मतलब इस ग्रंथि के अंदर छोटी छोटी ट्यूब होती हैं, जैसे समझकर चलना, मानो ये एक तुम्हारी ग्रंथि है, ये तुम्हारी एक ग्रंथि है बेटा। अब इस ग्रंथि के अंदर आप इस ग्रंथि से निकली होती हैं छोटी छोटी ट्यूब, ऐसे छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं इस ग्रंथि से, ऐसे ये तो बायोलॉजी में नलिका को, ये छोटी छोटी नलिका है, छोटी छोटी नालियां हैं, तो इनको कहा जाता है डक्ट। बायोलॉजी में नलिका को हम लोग डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्ट, यानी नलिका। तो ऐसी ग्रंथि जिनके पास छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, जिनमें छोटी छोटी नलिका निकलती है, उनको कहा जाता है नलिका ग्रंथि। और ये आपको बाह्य स्रावी ग्रंथियों में देखने को मिलती है। तो बाह्य स्रावी ग्रंथियों का ही दूसरा नाम है नलिका ग्रंथि, क्योंकि इनमें छोटी छोटी नलिकाएं हैं। जब इनके अंदर ऐसे ऐसे रस बनते हैं, जब इनके अंदर ऐसे ऐसे स्त्रवण यानी इनके सीक्रेटेड पार्ट बनते हैं, तो वो इनके द्वारा ही ऐसे ऐसे होकर या टारगेट रीजन तक पहुंचाए जाते हैं। ये होता है टारगेट रीजन। अब टारगेट पार्ट कुछ भी हो सकता है, टारगेट पार्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये पहुंचाए जाते हैं, टारगेट पार्ट तक। तो यहाँ से हार्मोन यहाँ पहुंचाए जाते हैं नलिकाओं के द्वारा। तो ये छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि में, इसीलिए इनको डक्ट ग्लैंड कहते हैं। अगला पॉइंट, ठीक है, तो आप लोग बताओगे ये ग्रंथियां पाचक रस, एक तो ये ग्रंथियां पाचक रस निकालती हैं, है ना, आंसू बनाती हैं बेटा, क्लियर। मूत्र, आप लोगों का मूत्र तो छोड़ो, पसीना बनाती हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। आप लोगों की ये ग्रंथियां क्या क्या करती हैं? पाचक रस बनाती हैं, आंसू बनाती हैं, पसीना बनाती हैं और लार, है ना, दूध बनाती हैं। इतने सारे काम होते हैं इनके। तो आपको पेपर में प्रश्न आ जाएगा कि हमारे शरीर में वो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो पाचक रस, आंसू, ठीक है, पसीना, लार और दूध बनाती हैं। तो आप लोग बताकर चलते हो कि बाह्य स्रावी ग्रंथियां ही हैं जो ये सारे काम करती हैं। तो जब इनके अंदर पसीना बनेगा वो भी ऐसे ट्यूब से बाहर आएगा, दूध बनेगा वो भी ट्यूब से बाहर आएगा, लार बनेगी वो भी ट्यूब से बाहर आएगा। तो मतलब जो भी इनके अंदर इनमें से कोई भी अगर बनता है तो वो ट्यूब के जरिए ही बाहर निकालती हैं, ये ट्यूब के जरिए ही बाहर निकालती हैं। क्लास रिपीट हो रही है तो बेटा आपस से एप्लीकेशन से बाहर आकर दोबारा से आप अपनी क्लास के साथ जुड़ जाओ, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं, है ना। अब चलेंगे आगे की तरफ। अब हम लोगों ने बात करी कि आप लोग बताएंगे ये ग्रंथियां क्या क्या बनाती हैं, तो लिखेंगे दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस्ड डाइजेस्टिव जूस। अभी आप पढ़ोगे एक एक करके डाइजेस्टिव जूस। तो भाई ये डाइजेस्टिव जूस निकालती है, आपके टीयर बनाती हैं, टीयर्स, स्वेट, सलाइवा बनाती हैं, लार एंड मिल्क। तो ये कौन कौन सी चीजें निकालती हैं आपके शरीर में? पाचक रस, आंसू, पसीना, दूध और लार निकालने का काम करती हैं। अब आ जाओ इन ग्रंथियों के एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। तो आइए भाई बात करते हैं एग्जाम्पल की।
तो जब आपको पूछेगा कि बाह्य स्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर बताओगे यकृत, बहुत बार प्रश्न बना है लीवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया। लीवर आप लोगों की कैसी ग्रंथि है? लीवर बाह्य स्रावी ग्रंथि है। और लीवर बाह्य स्रावी में भी कैसी ग्रंथि है? तो याद रखना सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। तो आप लिखोगे सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि, ये पॉइंट मैंने आपको लिखवाया भी है। तो सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है लीवर, बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर है। मतलब कि मैम लीवर बाह्य स्रावी ग्रंथि क्यों है? क्योंकि लीवर से छोटी छोटी ट्यूब निकलती हैं जो पित्तरस को आपके गॉल ब्लैडर में संचित करती हैं। आपने पढ़ा था ना कि आपका जो लीवर होता है, मान लो ये आप लोगों का लीवर है, ये आप लोगों का यकृत है। अब इस यकृत में बन रहा है पित्तरस, ये बन रहा पित्तरस इसके अंदर, ये यकृत में पित्तरस बन रहा है। पित्तरस क्या है? एक पाचक एंजाइम ही तो है, एक पाचक रसी तो है। पित्तरस आप पढ़ चुके हो डाइजेस्टिव जूस है, और बाह्य स्रावी ग्रंथियां पाचक रस निकालती है। तो दैट्स मीन लीवर क्या हो जाता है? एक पाचक रस होता है ये आपका पित्तरस जो निकालती है, पित्तरस है, ये बाइल जूस है। तो लीवर जब आप लोगों का पित्तरस निकाल रहा होता है तो दैट्स मीन ये हो गया एक बाह्य स्रावी ग्रंथि। और जब ये पित्तरस निकालता है तो नीचे की तरफ यहाँ पर एक ग्रंथि होती है जिसको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हो बाइल डक्ट। ये है आप लोगों की बाइल डक्ट, बाइल डक्ट जिसको कहा जाता है, सॉरी ये है आप लोगों का गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर यानी कि जहाँ पर पित्तरस संचित होता है, इसको कहा जाता है पित्ताशय। इसको क्या कहते हैं बच्चा? पित्ताशय। तो इसी में तो जाकर ये पित्तरस इकट्ठा होता है, तो पित्ताशय के अंदर ऐसे ऐसे जाकर पित्त यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो दैट्स मीन लीवर के पास एक छोटी सी ट्यूब होती है जिससे ही अपने पित्तरस को पित्ताशय में जाकर रख देता है। और जिसमें भी छोटी छोटी ट्यूब है, छोटी छोटी नलिका है, वो आप लोगों की कैसी ग्रंथियां हैं? बाह्य स्रावी। तो ये पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा कि लीवर हमारी सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। लीवर होता है बिगेस्ट, आप लोग बताकर चलते हो, बिगेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो कभी भी पेपर में आए सबसे बड़ी ग्रंथि तब भी लीवर बताना है, और सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि तब भी लीवर बताना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आओ आगे बात करते हैं। आप लोगों के लीवर के बारे में पढ़ लिया। दूसरा एग्जाम्पल, आप लोगों की जो आंसू होते हैं यानी लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड अगले नंबर पर है एग्जाम्पल, लेक्राइमल ग्लैंड जिसको आप लोग कहते हो अश्रु ग्रंथि। तो भैया अश्रु ग्रंथि जो होती है, टीयर ग्लैंड भी इनको कह देते हो कई बार तुम, अश्रु ग्रंथि यानी टीयर ग्लैंड भी इन्हीं को कहते हो। तो ये क्या है? ये भी एक तरीके की बाह्य स्रावी ग्रंथि है। तो मैम अश्रु ग्रंथि क्या बनाती है? आंसू का निर्माण करती हैं बेटा, ये आंसू निर्माण करती हैं, आंसू का निर्माण करना। ठीक है, आंसू का निर्माण करना इनका काम होता है, आंसू बनाना, टीयर फॉर्मेशन करती हैं बेटा ये। अब आंसू बनाने का काम तो बाह्य स्रावी ग्रंथि करती हैं, अभी बताया था। और आंसू आप जानते हो आपके शरीर से ऐसे बाहर निकलते हैं, रोते हो जब आप लोग, तो आंसू आपकी यहाँ छोटी छोटी डक्ट होती हैं, लेक्राइमल डक्ट, उनसे ऐसे ऐसे ट्यूब से होते हुए बाहर आते हैं और बाहर को फिर गिरते हैं। आंसू जो होते हैं आप लोगों के क्या हो जाते हैं? बाह्य स्रावी ग्रंथि का उदाहरण। ठीक है, तीसरे नंबर का एग्जाम्पल मैम, तीसरा एग्जाम्पल हो जाता है सैलेवरी ग्लैंड। तीसरा, अच्छा आंसू ग्रंथि के बारे में एक पॉइंट और लिखना, आपने पढ़ा कि आंसू बनाती है, और दूसरा ये सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। तो याद रखना सबसे बड़ी तो लीवर हो गया और सबसे छोटी ये हो गई, सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो आप लोगों की सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि हैं जो ये होती हैं आपकी, क्या आप बताओगे? अश्रु ग्रंथि। तो ये होती हैं स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये हो जाती हैं आप लोगों की स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि अश्रु ग्रंथि या लेक्राइमल ग्लैंड होती है। इन्हीं को आप टीयर ग्लैंड भी कहते हो। क्यों है इनका टीयर ग्लैंड नाम? क्योंकि ये आंसू बनाने का काम करती है, जब आप रोते हो तो ये आंसू बनते हैं। ठीक है, क्लियर भाई, समझ में आ गई? आ जाओ आगे बात करते हैं। अब तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, दो एग्जाम्पल पढ़ लिए, तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथि का तीसरा एग्जाम्पल ये हो जाता है आप लोगों की सैलेवरी ग्लैंड, सैलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां। अब लार ग्रंथियां तो आपने बिल्कुल पढ़ी हैं भाई, कितने बच्चों ने लार ग्रंथि पढ़ी है? मुझे कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे लार ग्रंथियों के नाम बताओ। लार ग्रंथियां कितनी होती हैं पहले ये बताओ सारे बच्चे।
आपको पेपर में प्रश्न आएगा कि लार ग्रंथियां कैसी ग्रंथियां हैं, तो कहोगे बाह्य स्त्रावी। क्यों है बाह्य स्त्रावी? तो क्योंकि ये लार को ऐसे छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में लाकर मुंह में गिरती हैं। तो छोटी छोटी ट्यूब है यहाँ, ऐसे ऐसे, इनके द्वारा लार आपके मुंह में गिर रही है आकर। तो लार ग्रंथियां बाह्य स्त्रावी का एग्जाम्पल है। अब प्रश्न है कि लार ग्रंथियां कितनी होती हैं प्यारे बच्चे, ठीक है, कितनी होती हैं लार ग्रंथियां, जल्दी से आप लोग बताओगे फटाफट। कई बता रहे हैं 2 होती हैं, कई बता रहे हैं 3 होती हैं, कई बता रहे हैं 6 होती हैं। तो बेटा टोटल अगर आप लोग देखोगे तो 6 ही होंगी। कैसे? 2 2, देखो यहाँ पर 2 जोड़ी होती है पैरोटिड, एक यहाँ से निकलती है, एक यहाँ से। लेकिन जब भी आपको पूछता है कि ये बेसिकली कितनी होती है, तो 3 ही होती हैं। मैंने आपको 3 पढ़ाई थी। कौन कौन सी? पैरोटिड पढ़ाई थी, पैरोटिड संख्या में 2 होती हैं, ठीक है। आपने पढ़ा था कि सैलिवरी ग्लैंड जो होती है एक होती है पैरोटिड, आप पढ़ चुके हो। पैरोटिड आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि मैंने ये बताई थी, सबसे बड़ी लार ग्रंथि बताई थी ये पैरोटिड। कितनी होती है? ये संख्या में 2 होती है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। क्लियर? आगे हमने बात करी है कि मैम दूसरे नंबर पर सब लिंगुअल आप लोगों ने पढ़ी थी, सब लिंगुअल, सब लिंगुअल आप लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। सब जिह्वा जिसको आप लोग कह देते हो, सब जिह्वा, सब लिंगुअल आप लोगों ने पढ़ी थी, जो आपकी जीभ के नीचे से निकल रही थी। भैया क्लास कहाँ रुक रही है बालको, तुम तो कान के नीचे से, हाँ जी बिल्कुल। तो आप लोगों ने पढ़ा था, कहाँ रुक रही है बेटा, रुको एक सेकंड। एक बच्चे का लगातार मैसेज आ रहा है, मेरी क्लास बैक हो रही है, क्लास रुक रही है। सही है बेटा, बिल्कुल सही चल रही है। आपका थोड़ा सा ऐसा हो सकता है नेटवर्क इशू हो रहा हो। मैंने अभी देखी, मुझे सामने भी बिल्कुल सही दिख रही है। रुक 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 रही है मैम। बेटा जिनकी भी क्लास बैक हो रही है, जिनकी भी क्लास रुक रही है, वो एक बार वापस से क्लास को बाहर निकल के दोबारा से एप्लीकेशन को जोड़ लो, तो आप लोगों की जो क्लास है वो सही चलेगी, ठीक है। हाँ, अब मुझे एक बात और याद आई कि कुछ बच्चे कहते हैं कि बायोलॉजी की रिकॉर्डेड क्लास क्यों नहीं करवाती हो, मतलब लाइव क्लास क्यों नहीं करवाती हो, रिकॉर्डेड क्लास क्यों करवाती हो। बेटा ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, ये लाइव ही चलती है। यहाँ पर ये आप लोगों को ये लोगो लगा हुआ होता है हमारा रोजगार विद अंकित का, तो आप सोचते हो कि ये टाइम नहीं दिख रहा तो क्लास लाइव नहीं चल रही। क्लास लाइव ही चलती है डेली, ठीक है। चलो आओ, सही चल रही है। हाँ कुछ बच्चों की हो सकती है नेटवर्क प्रॉब्लम, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। अधोजिह्वा यानी कि आपकी जीभ के नीचे से निकलती है, जीभ के नीचे से निकलती है। तो याद रखना कि जो पैरोटिड है ये आपकी संख्या में 2 होती हैं, यानी ये एक जोड़ी होती हैं, ठीक है। बाकी सारी आप लोगों की क्या हो जाती हैं? एक एक संख्या में हो जाती है। अगली क्या होती है? सब मैंडिब्यूलर, सब मैंडिब्यूलर। तो लास्ट होती है सब मैंडिब्यूलर, जो आपके जबड़े से निकलती है, ये भी आप लोगों को एक होती है, सब मैंडिब्यूलर, ठीक है। ये भी क्या हो जाती है? आपकी एक हो जाती है। तो कहने की मतलब है पैरोटिड ऐसी हैं जो 2 होती हैं संख्या में, यहाँ से निकलती हैं 2, एक जोड़ी हो जाती हैं ये आपके अंदर, और सबसे बड़ी है। ये पॉइंट आप लोग पहले ही एड ऑन कर चुके हो। तो आपकी सैलिवरी ग्लैंड जो होती हैं ये लार निकालती हैं प्यारे बच्चे, आपने ये भी पढ़ा था। इनका काम क्या होता है? ये लार निकालती हैं, सलाइवा प्रोडक्शन करती हैं। और सलाइवा क्या होती है? ये आप पढ़ चुके हो अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये सलाइवा प्रोडक्शन करती हैं, याद रखोगे, ठीक। अब ये इनमें से कौन सी लार ग्रंथि ऐसी है जो जोड़े में होती है? तो कहोगे पैरोटिड। पैरोटिड 2 हैं, बाकी आप लोग एक एक बता सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले जो आप लोगों का एग्जाम्पल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग बताकर चलोगे कि मैम जो तीसरे के बाद चौथा एग्जाम्पल होता है वो कौन सा है। तो अब आ जाओ, चौथा एग्जाम्पल है पसीना ग्रंथि, पसीना ग्रंथि। चौथा एग्जाम्पल है पसीना ग्रंथि। जो पसीना ग्रंथि है जिसको कहते हो आप लोग स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये क्या काम करती है? पसीना निकालती है। पसीना ग्रंथि क्या काम करती है? पसीना निकालती है। अब आ रही है गर्मियाँ, तो इनका काम होता है पसीना बनाना। तो पसीना कौन सी ग्रंथि बनाती है? तो आप लोग बताते हो स्वेट ग्लैंड।
ये बनाती हैं पसीना ग्रंथि, ठीक है। इनको हम लोग श्वेत ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इनको आप लोग श्वेत ग्रंथि भी बोलते हो, श्वेत ग्रंथि भी कहते हैं प्यारे बच्चे इनको। तो हिंदी में इनको आप लोग श्वेत ग्रंथि भी कहते हो। बाकी इंग्लिश में वही रहेगा स्वेट ग्लैंड या पसीना ग्लैंड, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में इनको आप लोग, हिंदी में आप इनको श्वेत ग्रंथि या पसीना ग्रंथि भी कह देते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये क्या करती हैं? पसीना बनाती हैं, स्वेट फॉर्मेशन करती हैं, स्वेट फॉर्मेशन, ये पसीना बनाने का काम करती हैं। अब हमने बात करी कि मैम ये पसीना बनाती हैं, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ये प्रश्न आपको बिहार में पूछा गया था। बिहार के अंदर पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा पसीना ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ होती हैं? तो सबसे अधिक हथेली पर पाई जाती हैं, ठीक है। ये कहाँ होती हैं? सबसे अधिक हथेली पर होती हैं, सबसे अधिक हथेली पर पाई जाती है, ठीक है। हथेली पर पाई जाती है। तो आप लोगों की जो हथेली है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? पसीना ग्रंथि। हथेली पर हमेशा पसीना आया रहता है, जैसे मुझे अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा आता होगा। तो आप लोग बताओगे फाउंड इन मोर नंबर, फाउंड इन, ठीक है, आप लोग बताएंगे फाउंड इन मोर नंबर, मोर नंबर्स ऑन पाम। जो आप लोगों की पाम होती है, आप लोगों की हथेली होती है, उस पर ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। लक्ष्मण जी, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं प्यारे बच्चे, ठीक है। बिल्कुल। तो आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर आप लोगों की हथेली है, इन पर सबसे ज्यादा पसीना आता है, यानी सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड आपकी हथेलियों पर होती है ना। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब मैम 5वें नंबर का उदाहरण होता है मेमोरी ग्लैंड। 5वें नंबर की जो आपकी बाह्य स्रावी ग्रंथि है वो होती है मेमोरी ग्लैंड, जिसको कहते हैं दूग्ध ग्रंथि, जिसको कहा जाता है दूग्ध ग्रंथि, ठीक है। दूग्ध ग्रंथि ये क्या काम करती हैं? तो दूग्ध ग्रंथियां दूध बनाने का काम करती हैं। ये स्तनधारी जीवों में पाई जाती हैं, तो लिखेंगे ये स्तनधारी जीवों में पाई जाती हैं। स्तनधारी कौन होते हैं? जो अपने बच्चों को जन्म दे, मतलब अंडे नहीं दे, बच्चों को जन्म दे दूसरा, और बच्चों के लिए दूध बनाए, तो ये स्तनधारी जीवों में पाई जाती हैं, ठीक है। स्तनधारी जीवों में पाई जाती हैं। जैसे हम लोग, हम स्तनधारी ही हैं, ठीक है। तो इंसान एक स्तनधारी जीवी होता है, ठीक है। तो आप लोग बताओगे ये कहाँ होती हैं? फाउंड इन मैमल्स। तो ये मैमल्स में पाई जाती हैं। मैमल्स को इसीलिए हम लोग मैमल्स कहते हैं क्योंकि उनमें मैमरी ग्लैंड होती हैं, है ना। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है दूध निर्माण। तो आप लोग बताओगे ये दूध का निर्माण करती हैं, ये दूध निर्माण का कार्य करती हैं, ये दूध निर्माण का कार्य करती हैं। तो कौन सी ग्रंथि हैं जो दूध निर्माण का कार्य करती है? तो आप कहोगे मैमरी ग्लैंड, ठीक है। आप कहोगे स्तन ग्रंथियां। तो ये क्या करती हैं? मिल्क फॉर्मेशन करती हैं, इनका काम होता है मिल्क प्रोडक्शन। तो ये क्या करती हैं प्यारे बच्चे? मिल्क प्रोडक्शन, इनका काम होता है मिल्क फॉर्मेशन या मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो ये होता है सारा का सारा काम। विकास क्या पूछ रहा है बच्चा? चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर ये 5 एग्जाम्पल आप लोगों के हो जाते हैं किसके? बाह्य स्रावी ग्रंथियों के। इन्हीं को डक्ट ग्लैंड कहते हो क्योंकि इनमें छोटी छोटी ट्यूब होती हैं जिनके द्वारा ये अपने निकालने वाले जो स्त्रवण है उनको टारगेट रीजन तक पहुंचाती हैं। अब यहाँ से आपने कौन सी सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि है, कौन सी सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे शरीर की ऐसी ग्रंथियों की जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आ जाइए बच्चा, हेडिंग डालेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां, हेडिंग डालेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम लोग बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों की, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। अब बात चलेगी अंतःस्रावी ग्रंथि की, क्लियर। यानी कि अब आप लोगों को पढ़ना है कि हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां कही जाती हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग बताओगे, इन्हें इन्हें भी एक नाम से जाना जाता है, तो कहोगे इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। नलिका विहीन मतलब इनके पास नलिका ही नहीं है, इनको नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं।
ये आपको पूछा जाता है पेपर में, और 2-3 एग्जाम में पूछा भी गया है कि नलिका विहीन ग्रंथि किसको कहते हैं। तो नलिका विहीन मतलब जिनके पास नलिका नहीं है। अभी जो पढ़ी थी उनमें तो नलिका थी, छोटी छोटी ट्यूब थी, लेकिन यहाँ पर कोई ट्यूब नहीं है। तो आप लोग बताकर चलते हो कि इन्हें क्या कहते हैं, नलिका विहीन। तो भैया ये डक्टलेस होती है। कैसी होती है, डक्टलेस ग्लैंड है, इनको कहा जाता है डक्टलेस। इनके पास कोई डक्ट नहीं है, डक्ट का मतलब नाली, मतलब नलिका, तो इनमें कोई नलिका नहीं है। तो मैम ये क्या काम करती हैं, ये अपने हार्मोन जो बनाएंगी ना, उन हार्मोन को डायरेक्टली खून में छोड़ देती हैं। तो भैया जैसे कि मानकर चलो ये आप लोगों की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है भाई, मान के चलो ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, और इसके अंदर बन रहे हैं ये हार्मोन, ये व्हाइट कलर का बन रहा है हार्मोन। लो भैया ये बन गया हार्मोन, तो ये हार्मोन बन रहा है। अब ये जो हार्मोन है ये क्या काम करती है, ये हार्मोन बनाती है। इन ग्रंथियों का काम होता है हार्मोन बनाना। तो ये है इसके अंदर हार्मोन। अब इस हार्मोन को जब ये रिलीज करेगी, इस हार्मोन को जब ये छोड़ेगी, तो कैसे छोड़ेगी, ये इसके पास पास खून बह रहा है भैया, ये इसके आसपास खून है, तो ये अपने हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में छोड़ देती है। तो अपने इस हार्मोन को ये ब्लड में छोड़ देगी ऐसे ऐसे, और ये हार्मोन ब्लड में मिल जाएगा, और ब्लड ही उसको बहा बहा कर लेकर जाएगा आपके बॉडी पार्ट तक। समझ में आई बात। तो आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन है वो ब्लड में ही घूमते रहते हैं, ब्लड में ही घुले रहते हैं। कहाँ से आते हैं ब्लड में, जो आपकी ग्रंथियां हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, वो इन हार्मोन को बनाती हैं और ब्लड में छोड़ देती हैं, और ब्लड से कहती हैं ले भैया लेके जा, इनको लेके जा, और अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचा करा, टारगेट रीजन तक पहुंचा के आ। जैसे आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन निकालती है, और ये ऑक्सीटोक्सिन निकल तो यहाँ से रहा है, काम महिलाओं के यूट्रस पर कर रहा है जाकर, काम महिलाओं के गर्भाशय पे कर रहा है जाकर। तो ये वहां पहुंचा कैसे, तो ये पहुंचा वहां रुधिर के रास्ते। पिट्यूटरी ग्लैंड ने इसको ब्लड में छोड़ दिया, और ब्लड उसको बहाकर ले गया कहाँ पर, यूट्रस में। तो जैसे आप लोगों को मुंबई से दिल्ली आना है, तो मुंबई से दिल्ली आओगे या तो प्लेन से या ट्रेन से या अपनी गाड़ी से। तो आपका ट्रेन या फिर एरोप्लेन या फिर गाड़ी आपको मुंबई से दिल्ली उतारेगी लाकर। वैसे ही आपकी बॉडी में जो हार्मोन यहाँ से आपकी यूट्रस में, ओवरी में जा रहा है, या शरीर के दूसरे हिस्सों में जा रहा है, उनको पहुंचाने का काम करता है ओनली ब्लड, ओनली ब्लड। ठीक है, क्लास रुक रही है, प्लीज देखिए प्यारे बच्चा। बेरोजगार जी यहाँ पर तो किसी और दूसरे बच्चे का जो कमेंट है वो नहीं आ रहा कि क्लास रुक रही है। ठीक है, तो क्लास तो बिल्कुल सही चल रही है। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत मुबारक हो जिनकी भी शादी होने वाली है। आओ अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मैम ये ग्रंथियां जो होती हैं अपने हार्मोन ब्लड में ही छोड़ देती हैं। तो अगला पॉइंट आपको पूछेगा, ठीक है, तो लिखोगे ये हार्मोन बनाती है। ये क्या बनाती हैं बच्चा, हार्मोन बनाती हैं, ये हार्मोन बनाती हैं, तथा हार्मोन रुधिर में, हार्मोन सीधे रुधिर में स्रावित करती हैं, रुधिर में स्रावित करती हैं। तो भाई इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है कि ये क्या करती हैं, हार्मोन बनाती हैं, और हार्मोन जो होते हैं उनको सीधे ही कहाँ स्रावित करती हैं, आपके रुधिर में। तो इनका काम है केवल और केवल हार्मोन बनाना। तो आप लोग बताओगे दे प्रोड्यूस हार्मोन, दे प्रोड्यूस्ड हार्मोन, ये हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, एंड रिलीज इट डायरेक्टली इनटू ब्लड। तो आपके ब्लड में छोड़ देती हैं उसको डायरेक्टली, क्योंकि इनके पास तो कोई नलिका ही नहीं है। तो ये नलिकाओं के द्वारा, जैसे आपके घर में, आपके घर का जो पानी है वो नालियों से होता हुआ बड़े वाले नाले में गिरता है जाकर, ठीक है, लेकिन इनके पास तो नालियाँ ही नहीं है, तो ये तो सीधे ही आपका जो पानी है उसको पूरे घर में ऐसे फैला देती है। मतलब ये पूरे हार्मोन को ब्लड में ही छोड़ देती है, ब्लड ही उसको बहाकर लेकर जाता है। ठीक है, समझ में आई, रुक रही है अब क्लास। अब थोड़ी सी देर की और बात है, 5-1 मिनट की और बात है, टाइम ऑलमोस्ट हो ही चला है। ठीक है, ठीक, चलो आओ अब हम आगे बात करते हैं। बार बार रुक जाती है क्लास। चलो
आओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके एग्जाम्पल लिख लो, फिर अगला मैं आपको मंडे में ही पढ़ाऊंगी चीज़ें। तो आ जाओ भाई, इनके भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं अब हम लोग। तो इनके बहुत सारे एग्जाम्पल है, एंडोक्राइन ग्लैंड के बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको पेपर में आते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, अंतःस्रावी के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण की अब हम बात करेंगे। तो भैया कौन कौन से उदाहरण है, बड़े ध्यान से लिखना है ना। इनके एग्जाम्पल की बात चल रही है, उदाहरण की बात चल रही है। तो सबसे सर्वप्रथम हम लोग लिखेंगे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये आप लोगों के पीयूष ग्रंथि जिसको कहते हो, इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि कैसी ग्रंथि है आप बताओगे, एंडोक्राइन। दूसरे नंबर पर होती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ये भी आपके ब्रेन में होती है। पीनियल ग्लैंड जिसको हम लोग कहते हैं पीनियल काय, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, पीनियल काय कह देते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन सी होती है, तीसरे नंबर पर होती है थायराइड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड भी कैसी ग्रंथि होती है, आप कहोगे अंतःस्रावी, जिसको अवटु ग्रंथि के नाम से जानते हैं, अवटु ग्रंथि जिसको कहते हो। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर पर पैराथायरॉइड होती है। पैराथायरॉइड, आज रात को ना इन सारे ग्रंथियों के नाम को दिमाग में रिवाइज करके आपको सोना है, सारे नाम रिकॉल करना है, क्योंकि आपको प्रश्न ऐसे भी आता है कि कौन सी बाह्य स्रावी है और कौन सी अंतःस्रावी है। तो बाह्य स्रावी तो 5 ही पड़ी थी, इजीली पहचान लोगे, जिनका सीक्रेशन बाहर हो रहा हो। लीवर बाइल डक्ट को, लीवर जो है बाइल जूस को गॉल ब्लैडर में भेजता है ट्यूब के जरिए, तो वो एक हो गई बाह्य स्रावी। आंसू ऐसे बाहर निकलते हैं, बाह्य स्रावी हो गई। स्तन ग्रंथियों से जो दूध होता है वो बाहर निकलता है, बाह्य स्रावी हो गई। पसीना बाहर निकलता है, लार मुंह में आकर गिरती है तो बाह्य हो गई। इनको छोड़कर जितनी भी हैं सब अंतःस्रावी हैं। तो अंतःस्रावी के नाम आज आपको याद करने हैं। पैराथायरॉइड जिसको कहा जाता है परावटु, हिंदी में परावटु ग्रंथि। ठीक है, और आपने पढ़ा यहाँ पे 5th नंबर पर कौन सी हो जाएगी, आप बताओगे थाइमस ग्लैंड। थाइमस, थाइमस ग्लैंड बहुत अच्छी, इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। ये यौवन अवस्था में गायब भी हो जाती है, अभी हमारे अंदर है ही नहीं, है ना। और बूढ़े होंगे थोड़ी मौत होगी हमारे अंदर, जैसे जैसे बूढ़े होंगे बिल्कुल गायब हो जाएगी। थाइमस जिसको आप लोग थाइमस ग्लैंड ही कहते हो, थाइमस ग्रंथि। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक मैम, छठे नंबर पर आप लोग बताकर चलते हो एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल, एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड होती है अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड हो जाती है अधिवृक्क ग्रंथि आप लोगों की। तो ये भी किस में आ जाती है, आपकी अंतःस्रावी में आ जाती है। ठीक है, तो आप बताते हो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाती है, पीनियल ग्लैंड हो जाती है, थायराइड ग्लैंड हो जाती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड हो जाती है, थाइमस है, एड्रेनल है, और 7वें नंबर पर आप बताओगे टेस्टिस। टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस यानी कि वृषण, टेस्टिस वृषण। और मैडम जी 8वें नंबर पर, तो 8वें नंबर पर आप लोग बताकर चल सकते हो अंडाशय, महिलाओं के अंदर अंडाशय। ठीक है, महिलाओं में जो होती है ओवरीज, ये आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, ओवरीज, महिलाओं में आपको याद रखनी है ओवरीज यानी कि अंडाशय। तो ये 8 हो जाती हैं आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, क्लियर, क्लियर, समझ में आई बात। तो ये हो जाती हैं आपकी 8 ग्रंथियां, तो आपको याद हो जाएंगी। चलो, तो इनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। इन ग्रंथियों से आपको 3 से 4 तरीके के प्रश्न बनेंगे। पहले तो इन सारी ग्रंथियों की लोकेशन पूछी जाएगी, जैसे आपकी पिट्यूटरी आपके मस्तिष्क में है, आपकी पीनियल भी आपके मस्तिष्क में है, आपकी अवटु आपकी गर्दन में होती है यहाँ, ये जो परावटु है ये अवटु के ही ऊपर बैठ गई भैया जाकर, और ये थाइमस यहाँ होती है आपके फेफड़ों के बीच में, अधिवृक्क ग्रंथि आपके वृक्क जो होते हैं किडनी उनके ऊपर होती है, और टेस्टिस लड़कों में होते हैं दोनों पैरों के बीच में, अंडाशय ओवरी महिलाओं के अंदर होती है। ठीक है, तो इनकी लोकेशन पूछी जाती है। दूसरा, इनसे निकलने वाले हार्मोन, भैया पिट्यूटरी की तो बात ही मत करो, बहुत सारे हार्मोन निकालती है। पीनियल आप लोगों की जो होती है एक हार्मोन आपको पूछा जाता है,
थायराइड भी आपके 2 हार्मोन निकालती है, पैराथायराइड 1 निकालती है, थाइमस भी 1 निकालती है, एड्रेनल बहुत सारे निकालती है, टेस्टिस जो होते हैं एक ही मेन होता है टेस्टोस्टेरोन, ओवरी से भी बहुत सारे निकलते हैं। तो अगली क्लास में हम इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और जो आप लोगों की मिश्रित ग्रंथि होती है, ये एकमात्र आपके शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। जो अग्नाशय है, पेनक्रियाज, इसको मिश्रित क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया दोनों की तरह काम करती है, इसकी तरह भी और इसकी तरह भी। कुछ हार्मोन तो छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा छोड़ेगी और कुछ हार्मोन ब्लड में ही छोड़ देगी, तो दोनों की तरह काम कर रही है। मजे हैं इसके, मजे मजे में है, ये मजे ही मजे। तो भैया ये आप लोगों की होती है ये पीनियल ग्लैंड, सॉरी पेनक्रियाज। तो इनके बारे में भी हम लोग अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में हम लोग चीज़ों को कवर अप करके चलने वाले हैं। ठीक है बैल को? ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक भाई, समझ में आ गई? चलो तो धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।